ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी अपनी ग्रह स्थितियां कुंडलियां का मेल ना होना, आपसी समझ की घाट के कारण कई बार विआहिता जीवन दे विच समस्यावां पैदा होंदियां रहिंदियां ने। ते ज्योतिष दे विच अजिहे कई कारक हैं जो कि विआहुता जीवन दे विच समस्या पैदा कर सकते हैं, पर तुहानू इस दे लई परेशान होने की लोड़ नहीं है, क्योंकि इस समस्या के हल दे लई आपां इस शो दे विच खास करके तुहाडे लई गल करांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि इसे गल ते अज गल करन दे लई साडे नाल डॉक्टर दीपक ओपल जुड़ चुके हैं, जो कि इस एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्हां तो अज असीं जाणांगे कि विआहुता जीवन दे विच आउण वालीआं समस्यावां नूं दूर किवें कीता जा सकदा है ते इस दे की उपाय हैं। ज्योतिष शास्त्र दे विच की उपाय इस दे दस्से गए ने जिन्हां नूं अपना के असीं खुशहाल जीवन जोड़ा है सानूं व्यतीत कीता जा सकदा है। ते साडे नाल जुड़े ने डॉक्टर दीपक ओपल। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा। सब तो पहला सत श्री अकाल। ते साडे दर्शकां नूं सर पहला तुसीं दसो कि विआह की है, जीवन दे विच की महत्व है ते जिहड़ियां परेशानियां सानूं सामना करना पैंदा है अपने विआहुता जीवन दे विच, अजिहा क्यों हुंदा है? इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह का मतलब दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। दिस इज एन एग्रीमेंट, दिस इज ए मॉरल एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड विद सोशल नॉर्म्स। दो इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है और साथ रहते हुए खुशहाल जीवन व्यतीत, और हमें नेचर को सपोर्ट करना है। जैसे पंछी हैं, जानवर हैं, रिलेशन उनमें भी क्रिएट होता है, परंतु हम एक सामाजिक प्राणी हैं। इस सामाजिक प्राणी के तौर पर हमें जो विवाह करते हैं, हमें कुछ रीति रिवाजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी रीति से हम इस संबंध को स्थापित करते हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हिंदू धर्म के अंदर खास करके मेल और फीमेल की कुंडली का मिलान करते हैं कि आपस में इनके ग्रह नक्षत्र मिलते हैं, नहीं मिलते, इनका स्वभाव कैसे है, क्या ये दो लोग मिलके जीवन चला पाएंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है विवाह के लिए, उसमें है मंगल दोष। अब कुंडली में मंगल दोष किसे कहा जाता है? जिन लोगों के पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में मंगल ग्रह होता है, उसे हम मंगलिक बोलते हैं और इसी को हम मंगल दोष कहते हैं। अब जनरली ऐसा सोचा जाता है, कहा जाता है कि अगर एक मंगलिक की हम दूसरे नॉन मंगलिक से शादी करवा दें, विवाह करवा दें, तो या तो वो विवाह चलता नहीं, संबंध विच्छेद हो जाता है, या दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है। ये बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है, परंतु ये संपूर्ण ठीक नहीं है। जब भी हम कुंडली मिलाते हैं तो कुंडली मिलाने में हम कई तरह के ग्रहों का आपस में मिलान करते हैं। एक जैसे ये मंगल दोष है, मंगल दोष के साथ साथ एक महामंगलिक दोष भी हम मानते हैं। और क्या होता है कि कुंडली में एक चीज नहीं बल्कि कई चीजें मिलानी पड़ती है। उसमें यह भी देखा जाता है कि घर के अंदर जब ये दोनों इंडिविजुअल विवाह के रूप में आएंगे, अब घर के अंदर माता भी हैं, पिता भी हैं, बहन भी हैं, भाई भी हैं। लड़की ससुराल में जाती है तो वहां सास ससुर हैं, तो ये देखा जाता है कि घर में जब ये लड़की जाएगी, क्योंकि जनरली लड़की ही विवाह के बाद लड़के के घर में जाती है, तो
इस लड़की की ग्रह दशा कैसी है, क्या ये एडजस्टमेंट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। उन्हीं में से जो मंगलीक है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं जी। कि मंगलीक दोष का समाज में इतना डर बिठा दिया गया है कि अगर एक मंगलीक दूसरे नॉन मंगलीक से विवाह करता है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂਗਲਿਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਂਗਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਨ ਮਾਂਗਲਿਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मंगलिक आदमी का नॉन मंगलिक से विवाह करेंगे तो कुछ टेंशन होंगे, पर इस बात की भी क्या गारंटी है कि अगर एक मंगलिक का नॉन मंगलिक से शादी, सपोज मंगलिक का मंगलिक से हम कर दें तो फिर टेंशन नहीं हो। फिर भी तो टेंशन होती है, घर के अंदर हमारे विचार अलग अलग होते हैं जी। जब विवाह होता है, इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब लड़के और लड़के में जब डिफरेंसेस आते हैं तो डिफरेंसेस क्यों आते हैं? पहला कारण यह है कि दोनों का अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट होना, दोनों के अपने अपने अलग अलग फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना। जब एक परिवार बना परंतु इंटरेस्ट हमने अलग अलग कर दिए तो बिना शक वहां पे डिफरेंसेस होंगे। पर इसके साथ जैसे मंगलीक है, अब हमने मंगलीक जो ग्रह नक्षत्र है उसकी हमने एक तोड़ निकाला है कि एक मंगलीक की अगर हम दूसरे मंगलीक से या नॉन मंगलीक से शादी करें तो कैसे करें। तो इसमें एक मंगलीक की हम दूसरे एक लड़के की लड़की के साथ 2 बार विवाह करवा देते हैं। हमने अच्छा मुहूर्त निकाला और आज हमने सोमवार को एग्जाम्पल के तौर पे उनको विवाह के बंधन में बांध दिया। उसके कुछ घंटों के बाद या दूसरे दिन हम एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं कि नहीं भाई, हम तो आपस में नहीं रह सकते और हम डाइवोर्स ले, तो हम कागजी कार्रवाई करेंगे, यानी संबंध बना भी, संबंध विच्छेद भी हुआ। और उसके बाद ही मुहूर्त के अंदर हम उसी लड़की और लड़के के साथ फिर से विवाह करते हैं। तो इसमें मंगल के दोष का भी निवारण हो गया और जो संबंध टूटना था उसको हमने टेम्परेरी तौर पे तोड़ के उसको दोबारा से जोड़ दिया। और इसी के साथ साथ एक कुंभ विवाह की रीति है हमारे हिंदू शास्त्रों में, एक घट विवाह की रीति है हमारे शास्त्रों में, और एक तुलसी विवाह की रीति है हमारे शास्त्रों में। कार्य सबका एक ही है, हम तुलसी के साथ विवाह करते हैं, उसके बाद हमने तुलसी के साथ ही संबंध विच्छेद किया और फिर जिस भी लड़के लड़की से हमने शादी करनी है फिर हम उसके साथ शादी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ है? देखिए ऐसा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीजों को सोचते हैं। आज क्योंकि समाज में हर और कुरीतियां आ गई हैं तो उसमें कुत्ते के साथ विवाह भी कुछ लोग कराने लग गए हैं, जबकि शास्त्रों के अंदर कहीं पे भी कुत्ते के साथ विवाह करने के बारे में नहीं लिखा गया है। कुंडली मिलाना की जरूरी है दीपक जी? कुंडली मिलाਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ? ऐसा है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक बहुत बड़ा शास्त्र दिया, हिंदू शास्त्र है, इसकी बहुत महत्ता है। कुंडली मिलाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कुंडली हमें स्पष्ट रूप में, जैसे कि हम लड़के की या लड़की की कुंडली देखते हैं
कुछ चीजें तो देखते ही स्पष्ट हो जाती हैं कि ये विवाद चलेगा या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लड़के की कुंडली देखी और उसके लगन के अंदर सूर्य और राहु का योग, और उसके सप्तम भाव में मंगल और शनि का योग है। जब सूर्य राहु मंगल शनि को आमने सामने देखेंगे, मंगल शनि एक दूसरे के एंटी ग्रह हैं। सूर्य राहु का मतलब सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन, सूर्य विजन, सूर्य भगवान, सूर्य पिता। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य राहु के योग में राहु जो है वो सूर्य को खा जाता है। इसका मतलब हमारी बुद्धि का हरण कर लेता है। अब ऐसी कुंडली देखते इस बात की गारंटी है कि ये विवाह बिल्कुल ही नहीं चलेगा, संबंध विच्छेद होना ही होना है। और ये संबंध जब विच्छेद होगा, ये आपस में बहुत ज्यादा खतरनाक परिणाम लेके आएगा। दोनों परिवारों में लड़ाई झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरियां होंगी, पुलिस के साथ जो है इनका पाला पड़ेगा, धन का नाश होगा, रेपुटेशन का नाश होगा। ये बात बिल्कुल सही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब जैसे मंगल 36 ਦੇ 36 ਗੁਣ ਮਿਲਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦੇ 36 ਦੇ 36 ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ऐसा है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, भगवान राम और सीता की कुंडली में 36 गुण ही मिलते हैं। जरूरत से ज्यादा गुण मिलना, वो सिर्फ 36 जो होते हैं वो गुण नहीं होते, उनमें अवगुण भी होते हैं, परंतु ऐसा बताया नहीं जाता। यानी पहली बारी मैं भी सुनिया, मेरे वास्ते भी पहली बार ये कि 36 गुण नहीं बल्कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अवगुण भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी, अवगुण भी होते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को बुरा बोलने की आदत है, तो दूसरे आदमी को भी अगर बुरा बोलने की आदत होगी तो उनमें तो झगड़े हो गए। अब जब झगड़े हो गए तो बाकी गुणों को हम क्या करेंगे? वो जीवन तो चलेगा नहीं, वहीं पे ब्रेक लग जाएगी। इसलिए मैं आज आपके साथ, अपने दर्शकों के साथ, मैं एक निजी एग्जाम्पल सामने लेके आ रहा हूं। मेरा विवाह होना था, मेरी कुंडली बनी थी और मैं ठोस मंगली को, मेरे अष्टम भाव में मंगल जो है ग्रह है और 8वें घर का मंगल बड़ा स्ट्रांग माना जाता है। और मैं आप दर्शकों को बताऊं, मैंने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया जो नॉन मंगलिक है। अब यहां पे सवाल ये देखना पड़ेगा कि फिर हमारा विवाह कैसे चल गया। कारण ये था कि उनके एकादश भाव में मंगल है जो शक्तिशाली होकर बैठा है, जो पति भाव को देख रहा है। इसके कारण मंगल न्यूट्रलाइज हो गया। अगर कुंडली में ऐसी ग्रह दशा है जहां पे ग्रहों को न्यूट्रलाइज किया जा सके, तो ऐसे में एक मंगलिक नॉन मंगलिक से विवाह कर सकता है। 32 साल मेरे विवाह को हो गए हैं। मेरे जो संतान भी है, घर परिवार सभी खुश हैं, सुखी हैं। मतभेद किस परिवार में नहीं होते, वो भी होते हैं और प्यार भी होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चीजों को साइंटिफिक तरीके से देखें, वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे तो समस्याएं कम होंगी। बिल्कुल। ते काल सर्प की हुंदा है? काल सर्प जिहड़ा दोष लगदा है कितना ज्यादा प्रभावी हुंदा है, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी व्यक्ति दे जीवन दे लई? जी, कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प जो दोष है, इसकी बहुत महत्वता है। इसमें क्या होता है कि कुंडली को अगर हम बीच में से दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्से में राहु और एक हिस्से में केतु, दूसरे जो ग्रह हैं उनके साथ आए। कालसर्प जो दोष है ये 32 प्रकार के माने गए हैं, परंतु इस दोष को हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दोष के कारण क्या होता है? सबसे पहले जो जीवन है उसमें कठिनाइयां आती हैं। अब जो भी कोई कार्य करते हैं, हर कार्य में आपके रुकावट आएगी। जीवन में
बहुत हादसे होते हैं। और काल सर्प की मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी कुंडली के अंदर भीषण काल सर्प योग था। उन्होंने जीवन में उनके साथ बड़े बड़े इंसिडेंट, बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, परंतु एक आध बार छोड़ के बाकी हमेशा वो बच जाते थे। कारण क्या था कि उनकी कुंडली में जो शुभ ग्रह थे उनकी दृष्टियां बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो हमेशा जब भी कालसर्प दोष पैदा होता था, अपना असर दिखाने लगता था, शुभ ग्रह उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते थे। कालसर्प जो दोष है, अब इस दोष का हम साधारण तरीके से निवारण कैसे करें? बिल्कुल। जनरली समाज में ऐसी भ्रांतियां हैं कि अगर कालसर्प दोष है आपकी कुंडली में तो आप एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह जाके आप उसकी पूजा करें। हमारा ये मानना है कि कालसर्प जो दोष है, शिव भगवान है जो सृष्टि के मालिक है। जिस आदमी को कालसर्प दोष है वो डेली उनकी पूजा करे, उनके मंत्रों का जाप करे और महालक्ष्मी मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें तो उनके कालसर्प जो दोष है ये बहुत कम हो जाएगा। और ये कालसर्प दोष जीवन में इंसान को ऊंचाइयों तक भी ले जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ नहीं करता, ये आदमी को कई बारी नीचे से उठ के अंबानी बना देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, धीरूभाई अंबानी है, धीरूभाई अंबानी की कुंडली में भी कालसर्प दोष था और उनकी कुंडली के 9वें घर में, जिसे हम भाग्य भाव बोलते हैं, वहां पे मंगल केतु का योग था। अब वहां पे मंगल केतु के योग होने का अर्थ ये था कि ये सिर्फ 1 या 2 कमरों के घर में रहते। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास इतने कपड़े भी नहीं होते थे, उनके पेरेंट्स उनको नहीं बना के दे सकते थे जिससे उनका गुजारा चले। और ये कटु सत्य है कि अनिल और मुकेश, क्योंकि दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, वो 2 पैंटें थी, एक वो डाल लेता था, एक वो डाल लेता था। परंतु इसी योग ने, यही नीच योग जब अपनी उच्चता दिखाते हैं तो एक दिन उसको भारत का, एशिया का सबसे अमीर आदमी भी बना देते। ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? जी प्यारे दर्शकों, इस संसार का सबसे बड़ा जो ग्रह है उसे हम बृहस्पति बोलते हैं। बृहस्पति गुरु ग्रह उसके साथ जुड़ा हुआ है और गुरु का मतलब है हैप्पीनेस, शुभता। जिन लोगों की कुंडली के लगन भाव में या सप्तम भाव में या गुरु के साथ चंद्र चौथे भाव में या 10वें घर के अंदर आ जाए, एकादश भाव में आ जाए, ऐसे जो कुंडली वालों की जिंदगी दूसरों से बहुत बेहतर होती है। अगर गुरु के साथ चंद्र की युक्ति बन जाए तो इसे हम गज केसरी योग बोलते हैं। अगर केंद्रीय भाव के अंदर ये युक्ति बन जाए, ऐसा इंसान बहुत ज्ञानी होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। अब जब आदमी के पास बुद्धि होगी तो उसे ये भी पता होगा कि मैं ये गलत कर रहा हूं, कि मैं ये सही कर रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए जब भी हम किसी लड़के लड़की की कुंडली देखते हैं तो वहां हम देखते हैं कि गुरु कहाँ पे विद्यमान है, कौन से घर के अंदर है, कौन सी राशि के अंदर है और गुरु के ऊपर किस किस ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ रही है। इसलिए जिन लोगों के लगन में है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है, भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं जी। एक छोटे से मकान में रहते थे, बहुत इनके पेरेंट्स गरीब थे, 4th क्लास में नौकरी करते थे, इनके पास कोई मीन्स नहीं थे। और महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में गुरु, चंद्र और शनि का योग। इस गुरु और इनको मिस्टर कूल भी बोला जाता है।
मिस्टर कूल क्या, जब गुरु और चंद्र का मिलाप हुआ, युक्ति बनी, तो उसने आदमी को विजनरी बना दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जब तक कप्तान रहे, कभी भी किसी ने भी उनको मैदान में अग्रेशन में नहीं देखा। बिल्कुल। परिस्थितियां विपरीत होती थी, परंतु वो ठंडे कैप्टन मन से कूल के उसका नाम निर्वहन। जी ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਟਨ ਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾप्त ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसमें सबसे पहली बात यह है कि एक कुंडली को देखने के लिए हमें बहुत सी चीजों को हमें देखना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है इस आदमी की महादशा कब है, इसकी प्रत्यंतर दशा कब है, इसकी सूक्ष्म दशा क्या चल रही है, कुंडली में इसके जो गुरु कहाँ है, शुक्र जो विवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रह है, शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर शुक्र छठे और आठवें घर में आ जाए, निस्संदेह ऐसे लोगों का विवाह यहाँ तो बहुत जल्दी हो जाता है। तकरीबन 21-22 साल की उम्र में इनकी शादियां हो जाती हैं। अगर ये समय निकल जाए तो उसके बाद फिर 30 साल से पहले इनकी शादी होना लगभग बहुत मुश्किल है। शुक्र ग्रह जो है उसकी स्थिति कुंडली में बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बुध की स्थिति बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर किसी की शुक्र बुध की सूर्य की उसमें युक्ति है, अगर वो लगन में है, सप्तम भाव में है या चौथे घर के अंदर है, 10वें घर में है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जातक है अपने जीवन में समस्त सुखों को पाएगा, अच्छी पत्नी को पाएगा जी, अच्छी संतान को पाएगा, इसके पास हर तरह की फैसिलिटी होगी, गाड़ियां होंगी, अच्छा घर होगा। इसलिए जब कुंडली देखते हैं तो हम एक योग नहीं देखते, हम एक युक्ति नहीं देखते, हम संपूर्ण 12 घरों को देखते हैं। वहां पे बैठे हुए 9 ग्रहों को देखते हैं, 12 राशियों को देखते हैं और ये देखते हैं कि किस उम्र में। मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ ऐसे लोग जिनका गुरु की दशा चल रही थी, छोटी उम्र के थे, तो उनका आचरण बहुत उत्तम था,